हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस प्लेटफॉर्म पर। और लगातार कई दिनों से एक ही सवाल बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि सर एक ऐसा प्लान बता दीजिए जहां पर हम सेल्फ स्टडी करके जज बन सकें। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी करनी है और सेल्फ स्टडी करके आप सेल्फ प्रिपेयर करके जज बनना चाहते हैं तो कैसा आपका सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए और क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सेल्फ स्टडी करके भी लोग जो है एग्जाम्स को क्लियर करते हैं। चाहे हम बात करें हमारे जो है क्या बहुत सारे एग्जाम, पीसीएस लेवल के एग्जाम्स की बात कर लो, पीसीएस जे की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो हमारे यूपीएससी एग्जाम की, सेल्फ स्टडी से भी सारे लोग क्या करते हैं, इसकी पूरी जो है तैयारी करते हैं। तो जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो आपको देखने को मिलता है कि आपका एक दिन में नहीं क्लियर हो सकता। इसके लिए आपको दो तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले आपके 3 स्टेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि वेरियस जो है क्या वेरियस आपसे एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, वेरियस स्टेजेस पे कराया जा रहा है। पहली स्टेज प्रीलिम्स है, दूसरी मेंस है और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। और इन तीनों ही स्टेजेस की तैयारी हमको एक ही साथ करनी है, कॉम्प्रिहेंसिवली करनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए और आप मेजर फोकस करें जो है लॉ के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स पर। सबसे बड़ा लूप होल यही होता है, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारा मेजर फोकस रहता है कि हम लॉ को क्लियर करेंगे और लॉ के सब्जेक्ट पढ़कर ही मेंस निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो है क्या है, एक बैड अप्रोच होती है। और अगर आप सेल्फ स्टडी करके ही जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना होगा और किस किस चीजों पर ध्यान देना होगा। यहां पर हमें यह सोचना कि लॉ हम पढ़ लें, वो जो हमारा सिविल का पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, क्रिमिनल का पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्या आप लैंग्वेज पेपर पर फोकस कर रहे हैं मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, या फिर आप जो है लैंग्वेज पेपर के साथ साथ अपना जीके जीएस वाले पेपर पर कितना फोकस किए हुए बैठे हैं। ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की होती है। तो आज का हम सेशन डिस्कशन करने वाले हैं पूरा का पूरा कि सेल्फ स्टडी से आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी चाहिए। मूविंग अहेड, देखो अब हम बात करते हैं जुडिशियल सर्विसेज की। और जुडिशरी की जब भी बात करते हैं तो क्या सेल्फ स्टडी से आप जो है पेपर को निकाल सकते हो, सबसे पहला यही आज का सवाल है। तो यहां पर क्लियर कर दूं आपको कि सेल्फ स्टडी से भी जज बना जा सकता है, लेकिन क्या बेस्ट अप्रोच रहनी चाहिए और कैसे जो है आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं, ये जो है सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। तीनों ही स्टेज, मतलब 3 स्टेजेस होती हैं जुडिशियल सर्विसेज में। सबसे पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, जहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। दूसरा होता है मेंस, और मेंस में यहां पर हमसे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हमको आंसर लिखने होते हैं। और तीसरा होता है इंटरव्यू, जहां पर हमारा वर्बल पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। तो ये तीनों ही स्टेजेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक क्यूमुलेटिव अप्रोच को लेकर आपको चलना है और सारे ही सब्जेक्ट को क्यूमुलेटिव अप्रोच के साथ बेयर एक्ट के कवर टू कवर जो है आपको कवर करना होता है। तो अगर पहले प्रोस्पेक्टिव हम देखें कि प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से जो हमारी पुरानी अप्रोच थी, जहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट किया करते थे, जब आपके प्रीलिम्स की तैयारी 8 से 10 महीने में हो पाई तो फिर आप मेंस की तैयारी क्या 2 साल में करने वाले हो। और यही जो है क्या सबसे ज्यादा बैड स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि ये तो क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है हमारा सेल्फ ऑब्जर्व टेस्ट है, जहां पर आपको एक भीड़ से 50,000 लोगों ने मान लीजिए यूपी के फॉर्म भरे, यहां से 5,000 बच्चे मेंस लिखने जाएंगे, उसमें से आपकी छटाई हो रही है, मतलब आपको बाइफिकेट किया जा रहा है। और आपकी जो सबसे टिपिकल स्टेज है इन तीनों में वो कौन सी है, मेंस की स्टेज। तो जब हम मेंस की स्टेज की बात करते हैं तो मेंस की स्टेज जो है स्टूडेंट लेकर चलता है कि हम जो है लास्ट में करेंगे, और यही जो है सबसे बड़ा लूप होल है और इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। अब आपको मेंस की प्रिपरेशन हमें जो है फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी है। अब मेंस की प्रिपरेशन में सिर्फ लॉ पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस या फिर जो भी हमारे स्टेट के मेंस में आने वाले लॉज हैं उन पर फोकस नहीं करना है। यही सबसे ज्यादा बेकार अप्रोच होती है। तो जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रीलिम्स की तैयारी होने लगती है। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, कैसे मेंस की अप्रोच में जो है सारी चीजें कवर करनी है। देखो मेंस के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सबसे पहला आपको लॉ आना चाहिए,
लॉ में जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट आपके स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट या फिर जो भी आपके माइनर सब्जेक्ट हैं, प्लस इसके तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके स्टेट के लोकल लॉज आपसे मेंस में पूछे जाते हैं। ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया मेंस को क्लियर करने के लिए, लेकिन हम पूरा टाइम जब इसी में निकाल देंगे तो हम कैसे दूसरे स्टेजेस की तैयारी करेंगे। मेंस का दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है कि आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए। अगर आप आंसर लिखना, आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, ठीक, आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन आपको आंसर राइटिंग नहीं आती है, आपको आंसर लिखना आते ही नहीं है, तो कैसे भैया आप मेंस के पेपर में जाकर लिखाओगे। दूसरा, मेंस के पेपर में आंसर राइटिंग सीख ली, आंसर राइटिंग सीखने के बाद आपको जो है एक और इंपॉर्टेंट होता है जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग आनी चाहिए, किसकी, सिविल का फॉर्मेट भी आना चाहिए, प्लस जो है क्रिमिनल का फॉर्मेट भी आना चाहिए। ये तो राइटिंग के बारे में बात हो रही है कि कैसे आपको अपने मेंस की तैयारी करके पेपर 1, 2, 3, 4 को टारगेट करना है और कैसे टाइम बाउंड मैनर में कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करनी है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से जब भी अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो चाहे मेजर लॉ पढ़े, चाहे माइनर लॉ पढ़े, चाहे लोकल लॉ पढ़े, एक बात याद रखनी है कि हर एक टॉपिक के प्रिसाइज नोट्स बनाने हैं, हर एक टॉपिक के क्या करने हैं, प्रिसाइज नोट्स बनाने हैं जो कि आपके मेंस में आपको दूसरों से एज दिला सकें। और इसके लिए क्या क्या चीजें कवर करनी होती हैं वो भी आपको मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। मेंस आंसर राइटिंग आनी चाहिए, जजमेंट राइटिंग आनी चाहिए, चाहे वो सिविल की हो या फिर क्रिमिनल की हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो मेंस का होता है वो होता है हमारा लैंग्वेज पेपर, ठीक। और लैंग्वेज पेपर पर हमारा बिल्कुल भी 0% फोकस रहता है। लोग क्या सोचते हैं ना, 0% फोकस रहता है। लोग सोचते क्या है कि भाई जब मेंस होगा तब जो है क्या प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद प्रेसी राइटिंग सीख लेंगे, उसके बाद ऐसे राइटिंग सीख लेंगे। आपने मेजर माइनर सब्जेक्ट की इतनी बड़ी लिस्ट है मेंस में, तो कैसे आप जो है इन सारी चीजों को कर पाओगे। ना तो आप उस टाइम पर आंसर राइटिंग सीख सकते हो, ना ही जजमेंट राइटिंग सीख सकते हो, क्योंकि 3 से 4 महीने का समय होगा, 90 से 120 दिन का मेंस में एक स्टेट में लगभग टाइम मिलता है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आप इतनी सारी चीजों को एक साथ सीख लें। तो लैंग्वेज पेपर अगर आपके स्टेट में, मेजरली स्टेट में लैंग्वेज पेपर होता है जहां पर आपको जो है क्या पूछा जाता है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन पूछी जाती है और हिंदी से आपकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन पूछी जाती है। इसके बाद आपकी ऐसे राइटिंग, ऐसे लिखने के लिए आपके आते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में, ठीक। ये इंग्लिश के भी होते हैं और ये हिंदी के भी होते हैं। इसमें आपको प्रीसी राइटिंग भी पूछी जाती है जहां पर आपको पैराफ्रेजिंग या फिर जो है बाकी ग्रामर की चीजें भी आनी चाहिए। तो यहां पर आपको ग्रामर वाले पेपर पे भी जो है ग्रामेटिकल पेपर, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही चीजें आपकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए। और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें तो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्या, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहां पर आपका जीके जीएस का पेपर हर एक स्टेट में होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब जीके जीएस में क्या क्या कवर करना है, जीके जीएस में जो हमारे तीनों इंपॉर्टेंट एरिया हैं, ठीक। सबसे पहला आपकी जो हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री आपको आनी चाहिए। दूसरी आपको जो है आपकी ज्योग्राफी आनी चाहिए। तीसरा आपका साइंस एंड टेक आपके क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए। इसके बाद में आपका लीगल करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके बाद आपके जर्नल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके 4 पेपर होते हैं। अब स्टूडेंट गलती कहां पे कर रहा है और कहां पर सबसे ज्यादा लोग जो है गलती करते हैं, सारे लोग ना इसको ही पढ़ रहे हैं, बार बार रिपीटेडली एक ही चीज को पढ़ रहे हैं कि भाई इससे हमारा पेपर निकल जाएगा। जब मेंस में 4 पेपर करा रहा है कोई स्टेट, इसमें आप 100 में से 80 नंबर ले आओ, इसमें 100 में से आप जो है सिर्फ 30 नंबर ला पाए, ठीक। इसमें 100 में से 50 नंबर ला पाए और इसमें 100 में से 30 नंबर ला पाए, ठीक। तो अब ये मान के चलो कि पेपर ओवरऑल कैसे कट ऑफ में नाम आ जाएगा। तो इस वजह से अब अप्रोच में आपको जो है सेल्फ स्टडी में क्या करना है, सेल्फ स्टडी में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है। पहले तो आप बाइफकेट करें चारों ही पेपर्स के टाइम को और अपने स्टेट का जो मेंस का सिलेबस है उसको बहुत ही ध्यान से देखें। ध्यान से देखने के बाद ये ध्यान दें कि जितना ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेपर, उतना ही सेकंड पेपर इंपॉर्टेंट है, उतना ही थर्ड पेपर इंपॉर्टेंट है और उतना ही फोर्थ पेपर इंपॉर्टेंट है। और एट एन एवरेज आपको 60 या 60 से 65 मार्क्स हर एक पेपर में स्कोर करने हैं। उसके बाद आप सोच सकते हो कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। और जब हम तैयारी करने बैठते हैं किसी भी स्टेज की, तो पहले दिन से ही एक चीज आपके दिमाग में क्लियर और क्रिस्टल होनी चाहिए कि आप जो है अपने सेकंड स्टेज मेंस की प्रिपरेशन से स्टार्ट करें। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली उसी में हो जाएगी।
अब मेंस में स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, ये तो चारों पेपर के बारे में बता दिया। अब मेंस में क्या क्या चीजों को हमें जो है क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखो प्रीलिम्स और मेंस में सारी चीजें अब कवर हो जाएंगी, बता रहा हूं कैसे। देखो अगर मेंस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक, तो सबसे फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए आपका कि आप जो है मेंस के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक टाइम बाउंड मैनर में तैयारी करेंगे। ठीक, टाइम बाउंड मैनर में तैयारी करेंगे। टाइम बाउंड मैनर मतलब आपने सोच लिया कि आज से 12 महीने तक रिगरसली पढ़ाई करनी है, तो इस 12 महीने में आपका कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। गैप इन दी सेंस 1 महीना पढ़ लिया फिर 10 दिन का रेस्ट ले लिया, नहीं। आप कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पर टाइम टेबल बना लो कि आप 6 घंटे पढ़ोगे, मात्र 6 घंटे। सबसे मिनिमम टाइम बता रहा हूं, 12 महीने तक 6 घंटे। जो भी लोग इस शेड्यूल को फॉलो करके पढ़ाई कर लेंगे उनका किसी भी स्टेट में सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा जो है क्या है, ये मेरा आश्वासन है आपकी तरफ से। बस करना क्या है कि 6 घंटे निरंतरता से 12 महीने तक तैयारी करनी है। तैयारी करने का जो आपका टाइम शेड्यूल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 6 घंटे हम डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं तो इन 6 घंटों को बाइफिकेट कर लीजिए। 2 घंटे मेजर लॉ, मेजर लॉ में आपके 6 सब्जेक्ट आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आपका एक सब्जेक्ट और आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर एक स्टेट के एस्पिरेंट्स के लिए कॉमन है। अब 2 से 2.5 घंटे आप डेली बेसिस पर मेजर सब्जेक्ट डेली पढ़ेंगे। ठीक, अब डेली पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, डेली पढ़ने के बाद इनको टारगेट लेना है कि हर सब्जेक्ट, हर मेजर सब्जेक्ट को आपको 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है। मतलब आपको 60 डेज की स्ट्रेटजी प्लान करनी है जहां पर आपको ये सारे सब्जेक्ट पूरी तरीके से क्लियर करने होंगे। ठीक, अब दूसरी बात क्या रखनी है, 2 घंटे आपके इसमें निकल गए, उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है माइनर सब्जेक्ट के लिए। 1 घंटा डेली बेसिस पर माइनर सब्जेक्ट को पढ़ो। माइनर सब्जेक्ट में आपके स्टेट के बहुत सारे लॉज आ जाएंगे, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है, रजिस्ट्रेशन आ जाता है, लिमिटेशन आ जाता है। ठीक, वो आप अपने स्टेट के सिलेबस को देखिएगा, जो भी आपके माइनर एक्ट्स होंगे उसमें अगर आपके पर्सनल लॉ आ रहे हैं, ठीक है, तो पर्सनल लॉ में आपके हिंदू और मुस्लिम लॉ आ जाते हैं, तो इनको क्या करना है, हिंदू और मुस्लिम लॉ आ रहे हैं तो ऐसे ही आप डिवाइड कर लो कि आपके स्टेट के कितने माइनर लॉस हैं। जब 6 मेजर हैं तो एटलीस्ट आपके 7-8 माइनर लॉस भी होंगे, और 7-8 माइनर लॉस का टारगेट लेकर चलना है कि 1 घंटे डेली पढ़ना है या 1.5 घंटे डेली पढ़ना है। और इसको जो है, अब देखो ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हो रही है, इसका मतलब इसमें आपको नोट्स भी हैंड टू हैंड बनाते जाने हैं, टॉपिक वाइज, विद द इंपॉर्टेंट केस लॉस, विद द लीगल इंटरप्रिटेशन, और जो है उसका क्या, इंपॉर्टेंट केस लॉस के साथ जो लीगल मैक्सिम्स हैं उसको भी लिखते जाना है। मतलब आप अपने कन्फाइंड मटेरियल को इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये सिर्फ पढ़ाई के आवर्स हैं, इसके बाद लिखने के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा। इतनी आसान नहीं है जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी, और ऐसे ही क्लियर नहीं हो जाते हैं सेल्फ स्टडी से एग्जाम, मशक्कत करनी पड़ती है, वर्षों लग जाते हैं लोगों को। लेकिन हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी पे काम करना है और 1 साल के अंदर पूरे सिलेबस को वाइंड अप करना है। ठीक, हमने जो है, हमारे माइनर लॉस कितने आ रहे हैं स्टेट में, हमारे माइनर लॉस आ रहे हैं सपोज करिए 8 और 6 टोटल 14 सब्जेक्ट आ रहे हैं हमने, तो 8 महीने में ये कर लिया। उसके बाद आपके लोकल लॉस बच जाएंगे हर एक स्टेट में मेजरली 2, एक हमारा रेंट कंट्रोल और एक रेवेन्यू का जो है एक्ट पूछा जाता है। तो इसी में हमको क्या करना है, यहां पर अगले इन्हीं 2 महीनों में क्या है, लोकल लॉस को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ये सारी चीजें किसके प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं। तो लगभग अभी हम 2.5 और 1.5 घंटे को मिलाते हैं तो हमारे कितने, 4 घंटे का समय डेली बेसिस पर जा चुका है। अब आपको 2 और पेपर 1-1 घंटे के लिए करने हैं। सबसे पहले आप अपने जीके जीएस के लिए एक स्पेसिफिक जो है किसी भी बुक को फॉलो करना स्टार्ट कर दें जो भी आपको समझ आती हो। कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कौन सी किताब से मैं हिस्ट्री पढ़ लूं, कौन सी से ज्योग्राफी पढ़ लूं। जिसके यहां पर जीके जीएस आती है मेंस में, वो जो है 1 घंटा जीके जीएस पर डेली काम करेगा, और 1 घंटे में आपको जो है, पहले आप हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है 2 महीने में 2-2 महीने का टाइम बांट लो। 2 महीने सिर्फ हिस्ट्री करूंगा, ठीक है, 2 महीने सिर्फ ज्योग्राफी करूंगा, और 2 महीने साइंस एंड टेक को कवर करूंगा। ठीक, उसके बाद 2 महीने सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट का जो स्टैटिक पार्ट है उसको उठाकर कवर कर दूंगा, और उसके बाद जो इसमें मैं 1 घंटा डेली बेसिस पर जीके जीएस पढ़ रहा हूं, उसके अलावा 30 मिनट अलग से करंट अफेयर्स के लिए निकालूंगा।
क्या करूंगा, करंट अफेयर्स के लिए डेली बेसिस पर निकालूंगा। तो आप इस तरीके से प्लान बना सकते हैं और 12 महीने में पूरा जो है क्या, 12 महीने में डेली 1 घंटा पढ़ के अपने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रह जाती है आंसर राइटिंग प्लस जो है आपके लैंग्वेज पेपर। अब देखो आंसर राइटिंग, जब आप यहां पर डेली बेसिस पर 2.5 घंटे मेंस के लिए और 1.5 घंटे माइनर सब्जेक्ट के लिए निकाल रहे हो, इसके अलावा इनको आपको 1-1 घंटा और देना होगा, जिससे आप क्या करेंगे, अपने इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद मेंस के नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपका लगभग अब तक जो है 5.5 घंटे दिन के चले गए। अब आपके पास बचता है आपका लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आता क्या क्या है आपको, इंग्लिश आती है या हिंदी आती है। ऐसा होगा कि एक स्टूडेंट को तो इंग्लिश अच्छी आती होगी और उसको हिंदी नहीं आती होगी, जिसको हिंदी आती होगी उसको इंग्लिश नहीं आती होगी। ठीक, तो इस पर आपको काम करना है और आप डेली आधा घंटे या 1 घंटे इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी जो है बुक उठा लीजिए ग्रामर की, व्याकरण की, जो 10th या 12th तक की बुक आपको व्याकरण समझा सके, जो बुक आप इजीली समझ सके वो बुक लेनी चाहिए। किसी टीचर के रिकमेंडेड की हुई किताबें नहीं लेना चाहिए। मुझे पर्सनल लॉस या फैमिली लॉस की बात करूं तो मुझे पोलाक की और मुल्ला की बुक से समझ में आते हैं। ठीक है, इतनी बहुत हाई स्टैंडर्ड किताब है, हर एक आदमी नहीं समझ सकता। लेकिन अगर मैं वो आपको रिकमेंड कर दूं कि फैमिली लॉस आप पोलाक और मुल्ला से पढ़ लेना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? तो जो किताब आपको समझ आती हो वो वाली किताब ले लो, वही किताब बेस्ट होती है पढ़ने के लिए। इज इट क्लियर? तो अब यहां पर लैंग्वेज पेपर के लिए इंग्लिश हिंदी आप 2-2 महीने में टारगेट रखो कि इंग्लिश हिंदी के बेसिक्स कर लोगे। उसके बाद आप जो है क्या कर सकते हो, आधा घंटे डेली ट्रांसलेशन करिए। कोई भी जो है न्यूज़पेपर का पैराग्राफ उठा लीजिए, उसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो। और आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है यार, एक कोई भी आर्टिकल उठाओ न्यूज़पेपर का, 2-4 लाइन का या फिर 10 लाइन का, उसको ट्रांसलेट कर लो, गूगल ट्रांसलेशन पे डालो, एज इट इज आ जाता है कि आपने कितना सही किया है या फिर कितना गलत किया है। अब ये काम आपको कितने मंथ करना है, लगातार एटलीस्ट 10 तो मंथ आपको लगी जाएंगे इन सारी चीजों को करने के लिए। तो 10 महीने ब्लंटली बिना किसी चीज को सोचे समझे आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। इन 7 दिनों में क्या होगा, इन 7 दिनों में आपको डेली बेसिस पर 6 दिन तो पढ़ाई करनी है और 1 दिन रेस्ट करना है। रेस्ट भी कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि संडे को हम बैरागी ही हो गए, पता ही नहीं है हमने क्या पढ़ा है। रेस्ट ऐसे कि उस दिन कुछ नया नहीं पढ़ना, कोई भी चीज पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। जिस दिन हमने जो चीज पढ़ रखी है उसको एक बार लेटे हुए हैं, गाने सुन रहे हैं, तो इसको रिकॉल करके देख लो यार। सीआरपीसी में पढ़ा था, सीआरपीसी स्टार्ट किया था तो सेक्शन 1 में ये था, सेक्शन 2 में ये था, सेक्शन 3 में ये था। ठीक, और ये सारी चीजें किसके, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कंटिन्यूअसली करती जाने। तो 10 या 12 महीने बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा कि आपके स्टेट की प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिवली, आपके पास मेजर सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, माइनर सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, जीके के नोट्स होंगे और लैंग्वेज के नोट्स होंगे। ठीक है, ये चारों ही सेक्टर्स पर आप पूरी तरीके से काम कर चुके होंगे और आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन मेंस प्लस इंटरव्यू की हो चुकी होगी। अब बचती है हमारे किसकी बात, कि हम जो है कैसे इन सारी चीजों के नोट्स बनाएं। सबसे बड़ी दिक्कत आपको यहीं पर आ रही होगी कि मेंस के नोट्स बनाने के लिए क्या करना है। ठीक, मेंस के नोट बनाने के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बेयर एक्ट इंटरप्रिटेशन अगर आती है तो उसके साथ में किसी भी टेक्स्ट बुक का सहारा ले लो। टेक्स्ट बुक का सहारा लेकर जो जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट बताए गए हैं वैसे ही लिखते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखने की बात करूं तो कैसे स्टार्ट किया जाता है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया जाता है। लेकिन हम जब मेंस में आंसर लिखने जाते हैं तब हम कोई भी हेडिंग या फिर किसी भी चीज को दूसरे पेन को हाईलाइट नहीं करते, ना ही अंडरलाइन करते हैं, सिंपली आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या लिखना होगा, स्टार्टिंग में आपको जो है पूरी तरीके से क्या करना है ये याद रखिएगा। स्टार्टिंग में आपको अपना जो है एक इंट्रोडक्टरी पार्ट उस सेक्शन का देना है कि वो सेक्शन कहां से लिया गया है, किस एक्ट का है। ठीक, और अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई लीगल मैगजिम मिलती हो तो उस लीगल मैगजिम को एक्सप्लेन करके हम जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको यह होगी कि जो उस सेक्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं क्राइम करने के या फिर जो भी उसके इंग्रेडिएंट है उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। और फिर जब हम उसको लिखते जाते हैं, जो भी हमारे सेक्शंस के बाइफिकेशन होंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्टली जब आंसर को कंक्लूड करने जाते हो तो उसमें आप, अगर आपको कोई भी सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस याद है वो डाल सकते हो, कोई भी इलस्ट्रेशन याद है सेक्शन की वो डाल सकते हो, कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं याद है तो
एग्जाम्पल जो आपको उससे सुइटेबल लगता हो उसको जो है आप वहां पर डाल सकते हो। इस तरीके से मेंस के आंसर का फॉर्मेट होता है। अब इट्स डिपेंड कि आप जो है हर एक क्वेश्चन को लिखना, ऐसा समझिए कि 10 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन मेंस में लिखना है, ठीक है। अब ये आपको लिखकर 12 महीने या 10 महीने में पूरे मेंस के हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो मेजर हो, चाहे माइनर हो, चाहे आपका लोकल हो, सबके सब क्या करने हैं, सबके नोट्स बना लेने हैं। बिना नोट्स के मेंस का पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। सिर्फ प्रीलिम्स में ही लगे रहोगे 8-10 महीने तैयारी करके और 2-4 स्टेट के प्रीलिम्स दे लोगे, उसके बाद जो है क्या होगा, जुडिशरी का सपना ठप हो जाएगा, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा 4 मेंस में फेल होने के बाद कि यार मेंस नहीं हो रहा, छोड़ो। मेंस हो क्यों नहीं रहा, इसका कारण देखो कि तैयारी तो सिर्फ प्रीलिम्स की है, बेरेक्टी 4 बार 40 बार चार्ट डाले हैं पढ़ पढ़ के, मेंस प्रोस्पेक्टिव से तो पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया ना। इसी वजह से अब आपको करना क्या है, आपको पूरी तरीके से मेंस का ये शेड्यूल बनाना है और अपने मेंस की तैयारी इस तरीके से स्टार्ट करनी है, कंटिन्यूअसली, बिना किसी छुट्टी के। हर एक बार होली होगी, हर एक बार दिवाली होगी, लेकिन जज बनने के बाद जो होली दिवाली होगी वो पहली और जिंदगी की सबसे खूबसूरत होली दिवाली या ईद होने वाली है। छोड़ दो सारी शादियां, छोड़ दो सारे त्योहार, अगर पढ़ना है तो पढ़ने के लिए सिर्फ डेडिकेशन चाहिए होता है। और जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि यार अगले 10 महीने तक कुछ नहीं करना, बहुत सारे दोस्त यार आएंगे, वो दोस्त यार धीरे धीरे करके भूलते जाएंगे, लेकिन जब जज बन जाओगे तो वो दोस्त यार हर एक महीने, हर एक 10 दिन और हर एक हफ्ते कॉल करेंगे कि यार सब ठीक चल रहा है ना, बढ़िया है ना दोस्त। तो सारी चीजें अगर जज बन पाओगे तो सारी चीजें स्मूथ होने लगेंगी और ज्यादा अच्छी होने लगेंगी। लेकिन अगर जज नहीं बन पाए तो सारे लोग साइडलाइन करते जाएंगे। यही सोसाइटी का रूल है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मेंस, ठीक, बाइफकेट योर दिस मेन सिलेबस, और चारों ही पेपरों पर फोकस करना है, चाहे वो लैंग्वेज हो, जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो, या फिर आपके जो है सिविल लॉ का पेपर हो या क्रिमिनल लॉ का पेपर हो। इस तरीके से तैयारी स्टार्ट कीजिए और 12 महीने तक लगातार करते रहिए। अब प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच रखनी है, जैसे आपने सपोज करिए ये सारी चीज कर ली, ये सारी चीज करने के बाद आप किसी भी स्टेट का जो है प्रीलिम्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि आपने सारी चीजें मेंस प्रोस्पेक्टिव से कवर कर रखी हैं। तब सिंपल सा एक फंडा अपनाना है, क्या, जब हम कि अपने मेंस की प्रिपरेशन को पूरा कर चुके होंगे 12 या 10 महीने में, 10 से लेकर 12 महीने में, तो हमको फिर कौन सी अप्रोच प्रीलिम्स के लिए अपनानी है। कुछ नहीं करना, बेयर एक्ट को रीड करो, बेयर एक्ट को रीड करो, पहली बात, ठीक है, जितनी ज्यादा बार कर सकते हो। प्रीलिम्स देने जा रहे हो उससे 2 महीने पहले की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ठीक है। जब प्रीलिम्स देने जा रहे हो उससे 2 मंथ पहले, बिफोर 2 मंथ्स क्या करना है, बेयर एक्ट को रीड करो जितनी बार कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी जो भी लीगल मैक्सिम्स होती हैं उसको जो है डिटेल में पढ़ लो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हर एक टॉपिक के केस लॉस जो मेंस के नोट्स में बनाए हैं उनको जॉट डाउन करके अपने बेयर एक्ट के सेक्शंस के साथ लिखते जाओ। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट के आप कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं ये मेंस की प्रिपरेशन करने को बाद, तो आपका किसी स्टेट का प्रीलिम्स रुकने वाला नहीं है। यह है बेस्ट प्लानर ऑफ सेल्फ स्टडी, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जज बन सकते हो। क्लियर? तो 3 की है बेसिकली किसी भी स्टेट के मेंस को निकालने के लिए। पहली की पर अगर जाएं तो पहली की क्या है कि हमारे स्मार्ट वर्क, ठीक है। बेसिकली पहली की क्या है आपकी, पहली की होती है आपकी स्मार्ट वर्क, ठीक। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी जो पहली की होने वाली है वो होने वाली है आपकी स्मार्ट वर्क। इधर ही लिख लेते हैं यहां पर, की टू सक्सेस, पहली की स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में आता है स्टार्ट विद मेंस प्रिपरेशन। दूसरी कंसिस्टेंसी, निरंतरता। निरंतरता का मतलब लगातार एक काम को करते ही जाना है, रुकना नहीं है,
नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, कोई बात नहीं, लोग गलत बोलेंगे, बोलने दो। 12 महीने से आपका लड़का दिल्ली में तैयारी कर रहा है, 12 महीने से आपका लड़का घर पे बैठ के पढ़ रहा है, 12 महीने हो गए आपके लड़के को या 3 साल हो गए आपके लड़के को घर पे बैठते पढ़ते हुए। माँ बाप का सपोर्ट अगर है तो पढ़ते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तीसरी कि जो भी चीजें पढ़ रहे हो उनका नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक, यही 3 बेसिक फंडे हैं किसके, किसी भी जुडिशियल एग्जाम को क्रैक करने के। और चौथी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको एक सही मेंटर मिलना। क्या? आपको एक सही मेंटर मिलना, सही गाइडेंस देने वाला व्यक्ति की गाइडेंस के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो। ठीक, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सेल्फ स्टडी तो सारे लोग करने लगते हैं, सेल्फ स्टडी, लेकिन अप्रोच गलत है। तैयारी करनी थी मेंस की, स्टार्ट कर दिया प्रीलिम्स से, 6 महीने वही कर दिया। आंसर राइटिंग, हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, हम अपने कॉलेज के टॉपर थे तो हमारे आंसर कैसे, हमारे तो 71% आए सरकारी यूनिवर्सिटी में, जहां पर लोगों के 60 आते थे, हमारे 75% आए। ठीक, अरे वहां पर आप टॉपर रहे होगे, वहां पर कॉपी भरने का कॉन्सेप्ट हुआ करता है। यूनिवर्सिटीज में जाकर देख लो, जो जितने ज्यादा पेजेस लिख देता है उसको उतने ज्यादा नंबर्स दे देते हैं। जुडिशरी में इतना टाइम नहीं होता। मेंस देने जाओगे ना आरजेएस एमपी का, आरजेएस का मेंस देने जाओगे ना, तो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन होगा यहाँ पे, उसी बुकलेट में ना स्पेसिफाइड स्पेस होता है कि इतने वर्ड में इसका आंसर लिखना है। लेकिन आदत क्या पड़ी हुई है? आदत पड़ी है कि भैया हमारे ऊपर एफआईआर के ऊपर क्वेश्चन हमसे कोई पूछ कर तो देखे, हमको तो 20 पेज लिखना आता है। क्योंकि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का सेम पैटर्न है, इफ यू राइट मोर यू विल गेट मोर मार्क्स। जुडिशरी का बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। स्पेसिफिक स्पेस होगा एक क्वेश्चन के नीचे, इतने वर्ड्स में लिख सकते हो तो लिख दो, और वहां पर इंट्रोडक्शन लिखते ही ना पूरा इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर पाएंगे यूनिवर्सिटी अप्रोच के साथ में। और इंट्रोडक्शन जब कंप्लीट कर रहे होंगे तो पता चलेगा अब तो स्पेस रहा ही नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है? स्मार्ट वर्क है, अप्रोच का डिफरेंस है, सही गाइडेंस की जरूरत है। स्टार्ट प्रिपरेशन तो सब करते हैं, बहुत लोगों ने टॉप भी किया है, बहुत लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपने आप को रीसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज किया, या फिर वो ओल्ड ट्रेंड पे ही काम करते हुए सारी चीजें करने लगे? यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के सिलेबस कन्फाइंड होते हैं, लिमिटेड होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जुडिशरी की अप्रोच से आपको होलिस्टिक अप्रोच रखनी है। होलिस्टिक अप्रोच समझते हो? कुछ भी नहीं छोड़ना। अब तो आज से 5 साल पहले के पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे प्रीलिम्स के मेंस के, आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके स्टेट्स के एग्जाम थे उसमें से सीआरपीसी में इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे। जाकर उठा के देखो, अभी रिसेंटली जो 2023 में पेपर हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो पूछे ही नहीं गए। 295 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बिहार में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो रिपील कर दिया गया आज से 20-25 साल पहले, जिसको कोई नहीं छू के देखता। तो जरूरत है आपको किसकी? सही गाइडेंस की और होलिस्टिक अप्रोच की। पढ़ना सब कुछ है, जुडिशरी की अप्रोच से छोड़ना कुछ भी नहीं है। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो गो फॉर दीज प्लानर्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन प्लानर्स की मदद लो, इस तरीके से होलिस्टिक अप्रोच रखो। 10-12 महीने ब्लंटली जो है पूरी तरीके से प्रिपरेशन शुरू कर दो। मेंस की प्रिपरेशन करना, इंटरव्यू और प्रीलिम्स तो ऐसे चुटकियों में होने लगेंगे। और अगर आपको इतनी सारी चीजों में ना तो आप कंसिस्टेंसी कर पा रहे हैं, ना स्मार्ट वर्क कर पा रहे हैं, ना नोट्स बना पा रहे हैं, ना आंसर लिख पा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको जो है क्या, क्योंकि ये सारी चीजें करना ना हर एक बंदे के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, और इन एफर्ट्स को लगाना बिना किसी के गाइडेंस पे, हो सकता है कि आपके सारे चीजों को इस तरीके से करने के बाद भी एफर्ट्स वेस्ट चले जाए। बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टेट का मेंस और इंटरव्यू दे चुके होंगे, उनको लग रहा होगा कि मैं ये जो उनको बता रहा हूं, तो उनको क्या कहते हैं, ये तो वो 2 साल से कर रहे हैं, फिर भी नहीं प्रीलिम्स हो रहा, फिर भी मेंस नहीं हो रहा, फिर भी नहीं इंटरव्यू हो रहा। तो आपको जरूरत है एक मेंटर की और गाइडेंस की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल पर आप लोगों के लिए हाजिर होता हूं। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी समस्या आ रही हो ना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी स्टूडेंट कुछ भी पूछ सकता है। थैंक यू।